नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके भारतीय पॉलिटिक्स में आने के बाद भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से बदल गई और भारत ने एक हाईली स्पीड से ग्रोइंग इकोनॉमी में पूरे विश्व में अपना दबदबा बनाया है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आज आपसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नरसिम्हा राव के सरकार में 1991 में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और उस समय के पेश किए गए बजट को भारतीय इतिहास में एक रिवॉल्यूशनरी माना जाता है एज ए इकोनॉमिक्स तौर पर अगर देखा जाए तो। दोस्तों उनके द्वारा किए गए कई सारे ऐसे काम हैं जो वाकई सराहनीय हैं और उसने भारतीय इकोनॉमी को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। दोस्तों इसमें से मैं कुछ पॉइंट आपके सामने लेकर के आया हूं, तो प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी ज्यादा हो सके उतनी शेयर कीजिए। नंबर 1 पर जो मैंने रखा है वो है हेल्पिंग इन जीडीपी। दोस्तों मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने भारतीय इकोनॉमी में काफी सारे चेंजेस किए और कई सारी ऐसी चीजें लेकर के आए, स्कीम्स लेकर के आए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चेंजेस मिले और इकोनॉमी भारत की लगातार बढ़नी शुरू हो गई। 1991 के बजट के बाद भारत की जो जीडीपी है वो 8 to 9% इंक्रीज हो गई थी और 2007 तक जाते जाते ये इकोनॉमी 9% तक पहुंच गई, जिसकी वजह से पूरे विश्व में भारत को दूसरे सबसे तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी में काउंट किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार की और जीडीपी की ग्रोइंग में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया। इसके बाद मैंने दूसरे पॉइंट पर रखा है वैट इंट्रोड्यूस। दोस्तों 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वैट को इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले जो सेल्स टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और किसी भी अकाउंट्स के लिए और इवन गवर्नमेंट के लिए भी उसका ढंग से बिल्कुल सही तरीके से लेखा जोखा रख पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस वजह से वो वैट को लेकर के आए ताकि जितने भी कारोबारी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनको आगे अपने किसी भी काम में कोई परेशानी ना हो। टैक्स से रिलेटेड समस्याएं जो उन्होंने दूर की वैट को लाने के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दोस्तों वैट के आने के बाद जो पहले के जो कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस थे उनकी बजाय इनके वैट के रिकॉर्ड रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने लगी लोगों को, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को और भी ज़्यादा बूस्ट मिला। दोस्तों वैट में नॉर्मली जो टैक्स हुआ करता था वो 12.5% हुआ करता था, जो भी गुड्स हुआ करते थे उस पर, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये टैक्स 18 to 28% हो गए हैं और जिन पर वैट पहले 5% था उन पर अब 12% कर दिया गया है। और इसी वजह से आप कह सकते हो कि जीएसटी उतना ज़्यादा असरदार नहीं है जितना कि वैट हुआ था। दोस्तों वैट ने काफ़ी सारे लोगों की कई सारी समस्याएं हल कर दी। दोस्तों जो मैंने तीसरे नंबर पर रखा है वो है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एक्ट 2005। लोग इसे सेज एक्ट 2005 से भी जानते हैं। दोस्तों 23 जून 2005 को प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिलने के बाद 10 फरवरी 2006 से इसे सेज रूल 2006 के रूप में एप्लीकेबल कर दिया था। सेज रूल के आने के बाद भारत की इकोनॉमी को एक और नया बूस्ट मिला, जिससे कि जितने भी पिछड़े वर्ग की कंपनियां थी उन्हें एक इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी मिली और उन्हें जीरो टैक्स का जो बेनिफिट था वो मिला और उन्हें भी ग्रो करने का मौका मिला। इसके बाद सेज को मुख्य तौर पर से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना था। 0% टैक्स होने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन मिला और भारत की इकोनॉमी को एक और नया बूस्ट मिला, जिससे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बढ़ना शुरू हो गया, जिसे लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों सेज इस वक्त भी एप्लीकेबल है और वो भारत की इकोनॉमी में काफी बड़ा अहम किरदार निभा रही है। एक नंबर पर रखा है वो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट 2005। लोग इसे नरेगा 2005 एक्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल की अवधि में 100 दिन से ज़्यादा गारंटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की स्कीम थी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को मदद मिलने वाली थी। दोस्तों नरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल में 100 दिन मिनिमम 100 दिन के गारंटेड वेजेस को प्रोवाइड करने की ये स्कीम थी और इसमें गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्रों को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, मिनिमम वेजेस 100 डेज का दे करके। दोस्तों नरेगा एक्ट को भारतीय लेबर लॉ में 200 से अधिक डिस्ट्रिक्टों में 2 फरवरी 2006 को
पास कर दिया गया। इसके बाद इसे अप्रैल 2008 तक बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स में भी एप्लीकेबल कर दिया गया, जब इसका नाम चेंज करके एमजी नरेगा रख दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और इस स्कीम से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद रखी गई। दोस्तों, जो मैंने 5th नंबर पर रखा है वो है जीडीपी क्लॉक्ड एट 10.08%। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 2006 से 2007 के बीच में पहली बार भारत के इतिहास में जीडीपी ने 10.08% का हाईएस्ट ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया था। इसके बाद 2007 में भारत को दूसरी सबसे ज़्यादा तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमिकल देशों में काउंट किया गया। और दोस्तों, भारत के आज़ाद होने के बाद जो हाईएस्ट जीडीपी रिकॉर्ड किया गया था वो 10.02% था, जो कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के कार्यकाल में 1988 से 1989 के बीच में रिकॉर्ड किया गया था। और उस समय के बाद से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में 2006 से लेकर के 2007 के बीच में जो ये 10.08% का जो जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ था वो अब तक के इतिहास में सबसे हाईएस्ट माना जाता है। और जबकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी भारत की जो जीडीपी है वो मात्र 7% है और लगातार ये नीचे गिर रही है। इस पर मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं कि किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर होने के कार्यकाल में लगातार नीचे गिर रही है और उस पर क्या क्या पॉइंट है, मैं इस पर आपको अलग से वीडियो बना करके उसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और दोस्तों, जो 6th नंबर पे मैंने रखा है वो है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील या फिर आप कह लो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर साइन किया गया था। दोस्तों, इस समझौते के तहत भारत अपनी असैन्य और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने के लिए सहमत हुआ और सभी असैन्य परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत रखा गया। 18 जून 2005 को इस समझौते पर भारत द्वारा साइन किया गया और 1 अक्टूबर 2008 को अमेरिकी सेनेट ने भारत को न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी खरीदने और उन्हें संयुक्त राज्य को बेचने की अनुमति देने वाले द सिविल न्यूक्लियर समझौते को मंजूरी दे दी। और इस एग्रीमेंट पर उस समय के मौजूद यूएस के प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी की सरकार में कई सारी ऐसी स्कीमें निकाली गई जिसकी वजह से जितने भी पिछड़े वर्ग थे उनको आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान हुआ और उन्हें कई सारी चीज़ों पर ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई। और इसके बाद भी जैसे सर्विस टैक्स, गिफ्ट टैक्स जैसे टैक्सेस भी इम्प्रूवमेंट किए गए बड़े लोगों के लिए, जो कि खासतौर पर बिजनेसमैन थे, उन जैसे लोगों के लिए गिफ्ट टैक्स वगैरह एप्लीकेबल किया गया, जो कि करोड़ों के गिफ्ट दे दिया करते थे और उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना होता था। इस वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इन एक्टों पर भी इम्प्रूवमेंट करके और इन्हें दोबारा से एप्लीकेबल किया भारत में, जिसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी को एक और जोरदार बूस्ट मिला। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत की इकोनॉमी उस समय इतनी मजबूत थी। 2010 में आए सत्यम कंप्यूटर जैसे फ्रॉड के मामले और विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे कई सारे घोटालों में फ्रॉडों के बावजूद भी भारत की इकोनॉमी को उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा जितना कि इस वक्त पेंडेमिक की वजह से पड़ा है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से भारतीय इकोनॉमी को संभाली जा रही थी और किस तरीके से देश को चलाया जा रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को शूट करने का पर्पस मुझे किसी भी गवर्नमेंट को नीचा दिखाने या किसी भी गवर्नमेंट को ऊंचा दिखाने का बिल्कुल भी नहीं है और न ही मेरा कोई पर्पस है कि मैं किसी भी गवर्नमेंट की आलोचना करूं, लेकिन जो काम जिसने किया है उसकी सराहना करना तो बनता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जितनी ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आपके सब्सक्रिप्शन और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।